आज 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के हिंदी प्रकोष्ठ और श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम अनिल तिवारी है और हिंदी प्रकोष्ठ का समन्वयन का काम मुझे सौंपा गया है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय का आभारी हूं। विश्वविद्यालय हिंदी के बारे में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 2 मुख्य कार्यक्रम होते हैं। पहला कार्यक्रम 14 सितंबर को होता है और दूसरा कार्यक्रम 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे की थोड़ी भूमिका मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें करीब 30 देशों के 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और जब 2006 में पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय होना था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में भारत सरकार ने 10 जनवरी को इसीलिए चुना कि उस दिन 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और तभी से 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता रहा है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो वास्तव में हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का जो उपक्रम है वो इस दिवस के तहत किया जाता है और भारत सरकार के जितने दूतावास हैं, जितने हाई कमीशंस हैं विदेशों में, वहाँ सब में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ये एक तरह से केंद्रीय कार्यक्रम होता है विदेशों में हिंदी को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। और साल भर भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की जो संविधान सभा थी उसने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संघीय गणराज्य भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था और तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता रहा है। और जैसा हम आज 10 जनवरी को एकत्रित हुए हैं विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में जो मुख्य वक्ता हैं उसमें डॉक्टर गौरवमणि त्रिपाठी जी हैं जो श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल चरण पादुका में हिंदी के आचार्य पद पर विद्यमान हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में श्री राहुल राजेश जी जुड़े हुए हैं। राहुल राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। हिंदी में आप एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और भारत सरकार की सेवा में लगे हुए हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य आपका मुख्य दायित्व है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप मुंबई से हैं, महाराष्ट्र, मुंबई में इस समय आप कार्यरत हैं। हमारे इस कार्यक्रम में तीसरे वक्ता डॉक्टर अमिताभ विक्रम द्विवेदी हैं जो अंग्रेजी विभाग हमारे ही विश्वविद्यालय श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विभाग दर्शन और संस्कृति विभाग के अध्यक्ष श्री सुमन सारथी शर्मा जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे परम मित्र और सहयोगी डॉक्टर मधुमंगल चतुर्वेदी इस कार्यक्रम जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमारे अनेक विषयों के विद्यार्थी जुड़े हैं, इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से, साइंस से, ह्यूमैनिटीज से। मैं अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और जितने हमारे इस कार्यक्रम के प्रतिभागी हैं मैं सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
भाषा हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम प्रदान करती है, और इसमें हम उस भाषा में ज़्यादा सक्षमता से बात करते हैं, ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से बात करते हैं, ज़्यादा सहजता से बात करते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है। तो हम में से अधिकतर लोगों की मातृभाषा हिंदी है, और जैसा कि हम जानते हैं, पूरे विश्व में हर 7वां व्यक्ति हिंदी बोलता है, समझता है। इस हेलो, हाँ बोलिए। तिवारी जी, राहुल जी को म्यूट कर लीजिए। हाँ राहुल जी, आपका माइक ऑन है। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया जी। तो हिंदी भाषा, जैसा कि मैं आपसे साझा कर रहा था कि 1 बिलियन से भी अधिक लोगों की भाषा है इस पूरे विश्व में, और जैसा कि मैंने कहा, हर 7वां व्यक्ति हिंदी समझता है, हिंदी बोलता है। अगर हम देखें मातृभाषा के रूप में, तो हिंदी मातृभाषा के रूप में मेरे ख्याल से करीब 70 करोड़ लोगों की मातृभाषा अवश्य होगी, और हिंदीतर प्रांत से बहुत सारे इसको समझने बोलने वाले हैं। विश्व स्तर पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे देश हैं जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पे मान्यता दी हुई है, जिसमें मॉरिशस सबसे अग्रणी है, और मॉरिशस एक ऐसा केंद्र है जहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्रीय कार्यालय भी है। तो हिंदी को हम पूरे विश्व में एक स्थापित भाषा के रूप में देखते हैं, और जैसे कहते हैं कि हम सबसे प्रभावशाली ढंग से जिस भाषा के माध्यम से जुड़ पाते हैं, उसमें भारत के अंदर तो हिंदी सबसे सशक्त और सबसे प्रभावशाली भाषा है। तो जब हर 7वें व्यक्ति को हिंदी बोलता है, हर 7वां व्यक्ति और समझता है, तो अगर हमें विश्व के हर 7वें व्यक्ति से जुड़ना है तो ये भाषा हमें अवश्य बोलना है, अवश्य सीखना है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी कार्य पद्धति में इस भाषा को शामिल करने के लिए हम सारे लोग प्रयासरत रहते हैं, और जिनकी मातृभाषा है उनके लिए तो सुगमता है, सहजता है, और जिनकी मातृभाषा नहीं है वो भी अपने एक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, हिंदी भाषा को अपनी भाषा मानकर और उसे अपने कार्य पद्धति में शामिल करते हैं। हमारे बीच में जितने वक्ता हैं, गौरव जी, अमिताभ जी, राहुल जी, ये तीनों लोग हिंदी में अपनी रचनाएं भी करते हैं, कविताएं लिखते हैं, छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे डॉक्टर मधुमंगल चतुर्वेदी भी हिंदी में कुछ मुक्तक लिखते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने वक्ता हैं वो अपनी बातें साझा करेंगे और अपनी कुछ रचनाओं से भी हमें लाभान्वित करेंगे। तो इन्हीं के साथ मैं आप सबका फिर से एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और अनुरोध करता हूं डॉक्टर गौरवमणि त्रिपाठी जी से कि वो अपनी बातों से हमें लाभान्वित करें और अपनी कुछ रचनाओं और उद्बोधन के माध्यम से सारे लोगों से अपनी बात साझा करें। डॉक्टर गौरवमणि त्रिपाठी जी। धन्यवाद सर, और सभी को नमस्कार। यहाँ मंच पर इस दृश्य मंच पर उपस्थित डॉक्टर अनिल तिवारी सर, अमिताभ सर, मधुमंगल सर, और हमारे समय के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर राहुल राजेश सर। राहुल राजेश सर अक्सर मुझे कहते हैं कि सर मत कहा करो, लेकिन हमारे समय के हिंदी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर और हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर राहुल राजेश सर। सुबह जब सर आपका फोन आया तो मेरे जेहन में जो पहला नाम गूंजा वो राहुल सर का था, और मैंने इमीडिएट सर को फोन किया, और सर ने मतलब एक शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ कार्यक्रम में हुए। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और
रचनाओं की जहां तक बात है, मैं थोड़ी सी अपनी भूमिका पहले कर दूं कि मेरी रचनाएं अभी उस योग्य नहीं है कि मैं किसी मंच पर सुना सकूं। राहुल राजेश सर हैं, आज हम सर से उनकी कविताओं को सुनेंगे, उनकी बातचीत को जो है हम सुनेंगे, और हमारे साथ जो और बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ, हिंदी पर मैं हिंदी का जो वैश्विक परिदृश्य है, हिंदी का जो वैश्विक दृष्टिकोण है, हम उस पर बात करेंगे। मैं हिंदी के कुछ जो विदेशी रचनाकार हैं, जो भारत के हैं और विदेशों में रह रहे हैं, और जो हिंदी में निरंतर हिंदी की सेवा कर रहे हैं और वैश्विक परिदृश्य पर हिंदी को जो एक अच्छा मंच प्रदान कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जो है मैं बातचीत करूंगा। तो शुरुआत में विश्व हिंदी दिवस से ही करता हूं। जैसा कि सर ने, अनिल तिवारी सर ने उसका परिचय दिया कि हम प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं, और हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर वैश्विक स्थिति क्या रही है हिंदी को लेकर, और इसमें हमारे 2-3 राजनेताओं का बड़ा योगदान रहा, जिसमें माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में जो अपना पहला भाषण जिन्होंने दिया था, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का योगदान, और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने दक्षिण एशियाई खेलों के दौरान जो है हिंदी में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया था और किया था, और वो निरंतर उसके बाद से जो है वो परिपाटी चली। और विश्व स्तर पर आज की तारीख में हम देखें तो, जैसा कि सर आपने बताया कि हर 7वां व्यक्ति जो है वो हिंदी बोलता है, समझता है। पूरे विश्व स्तर पर बात करें तो इस समय जो है हिंदी की स्थिति जो है वो लगभग 4थे नंबर पर है। मैंडारिन है, अंग्रेजी इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही है बोलचाल को लेकर, वैश्विक स्थिति को लेकर। अंग्रेजी है, मंडारिन, स्पेनिश, और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो हिंदी का नंबर आता है। हिंदी इस समय जो है, पूरा विश्व भी इस समय एक चीज को महसूस कर रहा है कि 2 देश ऐसे हैं जो आने वाले समय में महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, और उसमें एक चाइना है और दूसरी स्थिति जो है वो अपने भारत की है और हिंदुस्तान की है। और इस नजरिए से अगर देखा जाए, हम अगर देख रहे हो तो हिंदी उस बाजार को लेकर, उस वैश्विक स्थिति को लेकर भी हिंदी अपनी एक मजबूत स्थिति में खड़ी हो रही है और आ रही है। और उसका एक बहुत बड़ा श्रेय पीछे के 4-5 वर्षों को देना होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से हिंदी को अपने वैश्विक स्तर पर पहचान दिया, उसको बोला अपने उन राजनेताओं के साथ वैश्विक परिदृश्य में जो उन्होंने बातचीत की, तो ये एक बड़ा योगदान जो रहा है उनका रहा है। इनके अलावा अगर हम 1990 के आसपास में जब केबल टीवी आता है और रंगीन टेलीविजन से हम सामान्य जन का जो है वो परिचय होता है। रंगीन टेलीविजन तो हालांकि पहले आ गया था, लेकिन 90 के दशक से जब केबल टीवी आता है, और तब जो है हिंदी को हमने एक और अच्छे नजरिए से, एक और अच्छे अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए देखा। उस समय शुरू होने वाले जो स्टार चैनल जो है थे खासकर, वो आज बाजार के दबाव में और हिंदी भाषा को कैसे वो प्रस्तुत करें और कैसे दर्शक उन तक जुड़े, उन्होंने जो चैनल कभी अंग्रेजी में ही बात करते थे और अपनी व्यावसायिकता को लेकर कभी वो कोई समझौता नहीं करते थे, आज वो हिंदी में अपनी बात रख रहे हैं, अपना स्पोर्ट्स चैनल चला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहुंच जो है उसको हो रही है। द बिजनेस स्टैंडर्ड जैसा अखबार जो है वो आज की तारीख में जो है वो हिंदी में निकल कर आ रहा है और छप रहा है। तो ये हिंदी को एक वैश्विकता जो है प्रदान कर रहा है, और ये बता रहा है कि हिंदी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। इसके साथ साथ इन चीजों के एक बड़ा माध्यम रहा ये हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा माध्यम रहा, जिसने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना एक अच्छा योगदान निभाया। अगर भारत में बात करें तो 3 चीजों ने भारत में हिंदी को सर्वाधिक रूप से आगे बढ़ाया। भारतीय सेना ने हिंदी को आगे बढ़ाया, हिंदी सिनेमा ने हिंदी को आगे बढ़ाया, और डाक और रेल विभाग ने जो है इसने हिंदी को आगे बढ़ाया। और विदेशी परिदृश्य की हम बात करें तो विदेशी परिदृश्य में भी हिंदी सिनेमा का बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा हिंदी का जो उच्च कोटि का जो हिंदी का जो साहित्य है, उस साहित्य ने भी विदेशी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, उनको लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए आकर्षित किया। जिसमें एक नाम हिंदी में हम अक्सर उदाहरण देते हैं उनका, और उनके बिना मतलब हिंदी की चर्चा जो है वो पूरी नहीं हो सकती। फादर कामिल बुल्के, बेल्जियम के रहने वाले थे फादर कामिल बुल्के। 19 वर्ष की अवस्था में इंजीनियरिंग के 2रे या 3रे वर्ष में थे, उनके मन में हुआ कि नहीं, अब मैं संन्यास ले लूंगा, और संन्यास लेकर वो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी भारत आ जाता है।
कहा जाता है कि संन्यास लेने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। फादर कामिल बुल्के से भी पूछी गई थी कि आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा कि उस विद्यार्थी ने कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। और भारत आकर वो व्यक्ति ईसाई मिशनरी से जुड़े रहे, लेकिन भारत के प्रति और भारतीय साहित्य के प्रति जो उनका प्रेम जगा, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी और संस्कृत में ग्रेजुएशन करते हैं। और प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में जो उन्होंने काम किया, राम काव्य परंपरा पर जो उन्होंने काम किया, और वो काम जितना अल्टीमेट काम है, मतलब वैसा काम अभी तक हिंदी में कोई दूसरा भारत का लेखक या हिंदीतर व्यक्ति जो है वो नहीं कर पाया। और रामकथा उद्भव और विकास एक माइलस्टोन पुस्तक के रूप में हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को रामकथा के संदर्भ में जो है पढ़ाई जाती है। और फादर कामिल बुल्के का जो हिंदी अंग्रेजी कोर्स है, उस कोर्स ने भी उन चीजों को बढ़ाया और उस चीज को बढ़ावा दिया। तो एक अच्छा खासा एक उदाहरण रहा है। हमारे आधुनिक कहानी, हमारे आधुनिक साहित्य तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा प्राचीन साहित्य रहा है, उस प्राचीन साहित्य ने भी भारत की भारतीय भाषा का विदेशों में जो मान बढ़ाया और उसके प्रति लोगों को जो आकर्षित उसने किया, ये भी अपने आप में उल्लेखनीय है। मसलन हमारा रामचरितमानस, तुलसी बाबा का जो रामचरितमानस है और उसकी जो पहुंच है, जहां तक मुझे नहीं लगता कि विश्व साहित्य में वैसा ग्रंथ कहीं और मिलता होगा। या पद्मावत की बात ले लें, जयशंकर प्रसाद के अगर नाटकों की हम बात कर लें, अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का जो सबसे बड़ा कहानीकार है, सबसे बड़ा जो उपन्यासकार है प्रेमचंद, उसने हिंदी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया और लोगों ने, और किसी को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो प्रेमचंद और तुलसी और जयशंकर प्रसाद को उन्होंने जरूर पढ़ा है। ये मैं भारत की भी बात कर रहा हूं, और भारत से बाहर मैं विदेशों की भी जो है बात कर रहा हूँ, विदेश के भी लेखकों की बात कर रहा हूँ। कितने लोग उनसे जो है प्रभावित होते हैं और वो प्रभाव पूरा का पूरा उनके ऊपर दिखाई देता है। एक नाम, एक आईबी के पूर्व अधिकारी रहे हैं श्री त्रिलोकनाथ पांडे जी, वो फेसबुक पर इस समय बहुत अच्छे खासे चर्चित हैं। और प्रेम लहरी उनका एक उपन्यास आया है, चाणक्य का जासूस भी उनका एक उपन्यास आया है। अब अगर कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। वो उन दिनों अपना एक किस्सा वो एक बता रहे थे कि एक बार वो नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो आव्रजन अधिकारी के रूप में पोस्टेड थे, अंग्रेजी में ही वहां बातचीत कर रहे थे। अचानक से एक व्यक्ति उनसे मिला और पूछा, का गुरु का हाल हो? तो इन्होंने इससे चौंक कर देखे कि अरे ये तो अजीब सा विदेशी आदमी है, कौन सी भोजपुरी बोल। तो इन्होंने इंग्लिश में उससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट? तो उसने कहा, अरे गुरु हम बनारस रहल हैं 7 बरिस, हमार घर जापान हो। और उसके बाद दोनों लोगों ने जितनी आत्मीयता से हिंदी में और भोजपुरी में जितनी आत्मीयता से बात करी, कहा वो जापान का व्यक्ति और 6-7 वर्ष रहकर वो भारत में भोजपुरी और हिंदी में अगर वो बोल रहा है और अपनी बात कर रहा है और अपनी अभिव्यक्ति को रख रहा है, तो ये एक बड़ी बात जो है ये हो जाती है। ये तो है हिंदी की वैश्विक स्थिति की। हिंदी दिनों दिन जो है उस चीज को और मजबूती प्रदान हो रही है। हमारे साहित्यकार, हमारे रचनाकार जो हैं उन चीजों को बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जो विदेशों में ही रह रहे हैं और हिंदी की निरंतर सेवा कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों का परिचय जो है और कुछ लोगों के नाम जो है मैं आप लोगों के सामने, आपके समक्ष जो है वो रखना चाहता हूं। उसमें जो सबसे एक बड़ा नाम इस समय जो उभर कर आता है, लगभग हम सभी उनसे परिचित हैं, वो तेजेंद्र सर का है। तेजेंद्र शर्मा सर जो लंदन में रहते हैं, मूलतः वो पंजाब के रहने वाले थे। और लंदन का जो हिंदी का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, कथा हिंदू सम्मान, उसके वो संस्थापक हैं। और वहां से वो अपनी निरंतर जो है सेवाएं करते रहते हैं। 1993-94 के आसपास में एक बड़ा फेमस टीवी सीरियल प्रसिद्ध हुआ था। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हमें आ रही है आवाज। आप सर आ रही है, ठीक है जी। तो शांति अगर टेलीविजन सीरियल आप सबको याद होगा, तो तेजेंद्र सर ने उसमें भी अपनी एक अच्छी भूमिका निभाई थी और उससे उनकी एक अच्छी पहचान मिली थी। बाद में नाना पाटेकर के साथ एक फिल्म आई थी, अमेय या अमेय करके फिल्म आई थी, उसमें भी एक अच्छी भूमिका तेजेंद्र सर ने की थी। और तेजेंद्र सर लंदन के हैं। हिंदी के साथ साथ पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, इन सारी भाषाओं में उनका अच्छा खासा योगदान है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं और कथा हिंदू सम्मान के जो है वो सचिव हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो जाकिया जुबैरी जी हैं, जो आपको जाकिया जुबैरी जी ये ब्रिटेन की हैं और ब्रिटेन की लेबर पार्टी की ये सदस्य हैं। और वहाँ वो हिंदी और उर्दू को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने हिंदी के लगभग 14, उर्दू के 14 कहानियों का हिंदी में अनुवाद करके कथा यूके फाउंडेशन के साथ जो है उन्होंने उसको संपादित किया था।
और हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। अगले नाम के रूप में हम सुधा ओम ढींगरा जी को देख सकते हैं। सुधा ओम ढींगरा जी अमेरिका में रहती हैं और वहां पर ये हिंदी को बढ़ाने को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने और स्कूल को लेकर उन्होंने एक अच्छा खासा एक मूवमेंट वहां पर उन्होंने चला रखा है और अपने कहानियों और उपन्यासों और कथाओं के माध्यम से वो वहां पर चर्चित हैं। पद्मेश गुप्ता सर हैं, वो भी बहुत अच्छे खासे रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचों पर वो हिंदी को लेकर चर्चित हैं और कर रहे हैं। और 1999 में जो यूनाइटेड किंगडम में छठा हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था, उसके वे संयोजक रह चुके हैं और कितनी ही हिंदी पर साहित्यिक गोष्ठियां वो कर चुके हैं। उसके अलावा लवण्या शाह हैं जो नरेंद्र शर्मा की जो है वो बेटी हैं और वो हिंदी को लेकर अपना अमेरिका में रह रही हैं और वहां पर वो काम जो है वो कर रही हैं। उन्होंने हालांकि अपनी पढ़ाई लिखाई वो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषयों में किया है, लेकिन हिंदी के प्रति जो उनकी रुचि है और अपने देश और भाषा के प्रति जो उनकी रुचि है वो काबिले तारीफ है और उसमें वो निरंतर जो है वो कर रही हैं। उनके निराला पर उनका बड़ा अच्छा शोध प्रबंध छपा है जो हम सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को देखने पढ़ने वाला है। उसके बाद डॉक्टर अनीता कपूर का नाम आता है। अनीता कपूर जी जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं और भारत में लेखिका संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ में लेखिका संघ की आजीवन जो है वो सदस्य हैं और वुमेन प्रेस क्लब दिल्ली की जो है वो भी वो सदस्य हैं और हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक केंद्रों के लिए वो अखिल भारतीय वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वो कई बार इस चीज को लेकर वो सम्मानित भी हो चुकी हैं और अमेरिका में हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर एक अच्छा खासा उन्होंने मूवमेंट जो है वो चला रखा है। संदीप नैयर जी का नाम आता है जो कि पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और 1969 में इनका जो है वो जन्म हुआ था और एक लेखक के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है जिसमें समर सिद्ध जो है उनका पहला उपन्यास निकल कर आता है। फिर शिखा वार्ष्णेय हैं जो नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था और मॉस्को के स्टेट यूनिवर्सिटी में वो टीवी जर्नलिज्म में उन्होंने परास्नातक किया और ये भी जो है 2014 में इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता सम्मान दिया गया था और हिंदी को लेकर, हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर ये सभी लोग जो है लगे हुए हैं। इसके अलावा मैडम शैल अग्रवाल हैं, अनिल तिवारी सर जानते हैं, पिछले साल हम लोगों ने जब कार्यक्रम किया था तो शैल अग्रवाल मैडम लंदन से हम लोगों के साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई थी। श्याम नारायण पांडे सर हैं जो जापान, श्याम सुंदर पांडे सर हैं जो जापान से हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे। वैसे ही बुल्गारिया में प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और वहाँ बुल्गारिया में हैं और अपना हिंदी के प्रति, हिंदी को लेकर जो है वो काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। इनके अलावा एक और देश है जिसकी हम चर्चा अक्सर करते हैं, जिसे दूसरा भारत भी हम कहते हैं विश्व में, और वो देश है मॉरिशस। और मॉरिशस का जो साहित्य है, मॉरिशस का जो लिटरेचर है वो अपने आप में बहुत समृद्ध है। अभिमन्यु अनंत जो वहाँ के रचनाकार हैं उनको मॉरिशस का प्रेमचंद ही कहा जाता है। तो क्या आखिर उन्होंने लिखा होगा और कितना लिखा है कि मॉरिशस के प्रेमचंद के रूप में वो जाने जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संघ का जो मुख्यालय है वो भी मॉरिशस में है। तो इससे भी चीजों को और आगे बढ़ावा मिल रहा है, उनको प्रेरणा मिल रही है, उनके रचनाकारों को जो है वो जानकारी मिल रही है और वो हमें और प्रेरित कर रहे हैं कि विदेश में रहते हुए जब हम हिंदी को इतनी हिंदी की इतनी सेवा कर सकते हैं, हिंदी को हम इतना सीख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो हम जो हैं, हम हिंदी भाषी हैं, जो हम हिंदी के रहने वाले हैं, हिंदी के जीने खाने वाले हैं, तो वो हिंदी के प्रति और कितना कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। तो मॉरिशस का भी पूरा जो एक साहित्यकारों का वर्ग रहा है वो हिंदी को लेकर चर्चित है, क्योंकि उसमें के जितने लोग हैं मॉरिशस के वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज्यादा हिस्सा जो है उनका रहा है। तो वो भी अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर, हिंदी को लेकर, भोजपुरी को लेकर जो है वो अपनी रचनाएं वो कर रहे हैं। और आश्चर्य एक बात और कि मॉरिशस में जो पहली हिंदी कविता छपी थी वो होली पर छपी थी। होली पर जो है वो लगभग 1913 ईस्वी में वो कविता छपी थी। तो वो होली पर कविता छपी थी, जो होली जो हमारे हिंदी प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार के रूप में जो है जिसको हम जानते हैं। और उसके बाद से जो कंटिन्यू जो जारी है, जो सिलसिला चल रहा है वो हिंदी का, वो आज हिंदी को एक अच्छे स्थिति में ला खड़ा करता है और वैश्विक शिखर पर जो है वो उनको लेता है। कुछ लेखकों के वहाँ के नाम मैं आपको बताता हूँ, जिसमें अभिमन्यु अनंत हैं, ब्रजेंद्र कुमार भगत हैं,
सोमदत्त बखोरी, हरिनारायण सीता, ठाकुर दत्त पांडे, मुनीश्वर लाल चिंतामणि, वीरसेन जागा सिंह, पूजानंद नेमा, हेमराज सुंदर, धनराज शंभू, राजा हीरामन, सुमति संधू, सूर्य प्रसाद मंगर भगत, जनार्दन कालीचरण, ज्ञानेश्वर रघुवीर, देवनन हेमराज, रिद्धि रूपचंद, रेशमी कुमारी रागपत, परमेश्वर बिहारी, जगलाल रामा, ब्रजलाल रामदीन, महेश राम जियावन, जयदत्त जीउत, श्रीमती कल्पना लाल जी जैसे कितने लेखक और कवि हैं जो मॉरिशस में रहते हुए हिंदी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से और अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो ये विश्व हिंदी दिवस पर मेरी ओर से हिंदी के कुछ वैश्विक लेखकों का एक संक्षिप्त सा परिचय था। और आगे चूंकि हम सबको आज राहुल राजेश सर को सुनना है, राहुल राजेश सर को हम सबको आज सुनना चाहिए, तो मेरी बात, मैं यहीं पर अपनी बात जो है वो अपनी बात को विराम देता हूं और आगे के लिए मैं अनिल तिवारी सर को ओवर करता हूं। धन्यवाद सर। जय माता दी, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भारत के राजनेताओं और जो सिनेमा की भूमिका को रेखांकित किया और उसके साथ साथ देश विदेश में जितने लोग हिंदी की सेवाएं दे रहे हैं, हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं, हिंदी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन सब के लिए हमारे तरफ से आभार। और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से मॉरिशस की चर्चा की, जहां पर हिंदी उसकी संस्कृति में, उसकी भाषा में रची बसी हुई है। तो वास्तव में हम जहां जाते हैं वहां अपनी भाषा और संस्कृति को ले जाते हैं। ये हमारी एक मानव सभ्यता की पुस्तक पहचान रही है। बहुत बहुत आभार आपका अपनी बातों को साझा करने के लिए। अब मैं अनुरोध करता हूं श्री राहुल राजेश जी से कि वो अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। राहुल राजेश जी सर। जी धन्यवाद। सबको नमस्कार। और आज विश्व हिंदी दिवस है। इस अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बातें रखूंगा। गौरव जी ने अपने संबोधन में ढेर सारी चीजें समेट ली हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव रहा उनका वक्तव्य या संबोधन। भौगोलिक स्थिति में उन्होंने बहुत अच्छी पड़ताल की है, साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने काफी कुछ समेट लिया है। तो इसलिए मैं एक दूसरे पक्ष की तरफ अब बढ़ूंगा, वो है बाजार और अर्थव्यवस्था। चूंकि मैं एक ऐसे संस्थान से भी जुड़ा हूं जो आर्थिक गतिविधियों का शीर्ष संस्थान है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ थोड़ी बातें करूंगा और बिल्कुल संक्षेप में बातें करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक सवाल अपने आप से करते हैं कि हम किस भाषा के नागरिक हैं। अपनी मातृभाषा के नागरिक हैं, अंग्रेजी भाषा के नागरिक हैं, कि भोजपुरी के नागरिक हैं, कि किसी और भाषा के नागरिक हैं, या कई सारी भाषाओं के नागरिक हैं। जैसे मल्टी सिटीजनशिप भी होता है, उसी तरह से हम भारत के नागरिक अपने आप को मानते हैं। क्या हम हिंदी के नागरिक मानते हैं अपने आप को? ये सवाल खुद से भी करना है, हमको दूसरों से भी करना है। जैसे हम भारत के नागरिक होने के नाते अपने सारे नागरिक अधिकारों के प्रति इतने सचेत होते हैं कि हमारी जो ये सजगता है और अतिरिक्त सतर्कता है अपने अधिकारों के प्रति, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्तव्य बोध पर भारी पड़ जाती है। हम कर्तव्य भूल जाते हैं और अपने अधिकार बचाए रखते हैं और अधिकार पर चर्चा करते रहते हैं। वैसे ही अगर हम सचमुच भाषा के नागरिक हैं और उसमें भी यहाँ हम अपने आप को सीमित कर लें कि हम हिंदी भाषा के नागरिक हैं, तो क्या हम हिंदी भाषा के अधिकारों के प्रति उतने ही सचेत हैं, उतने ही सजग हैं जितना कि हम अपने नागरिक होने के प्रति सचेत होते हैं, राष्ट्र के नागरिक होने के प्रति या भारत के नागरिक होने के प्रति, या इवन ऐसा कह सकते हैं यहाँ तक कि हम राज्य या अपने गांव समाज का भी एक जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, उस अर्थ में भी हम अपने अधिकारों के प्रति बड़े सचेत होते हैं कि अरे इस मामले में मुझे नहीं पूछा गया, अरे इस मामले में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, अरे इस मामले में मुझे दरकिनार कर दिया गया। तो क्या भाषा के मामले में हम लोग ऐसा सोचते हैं? और फिर अगला सवाल, हो सकता है मेरी बातचीत में सवाल ज्यादा हो, लेकिन उत्तर तलाशना हम सबको है।
दूसरा सवाल, हम कहते हैं कि आज ये विश्व हिंदी दिवस है तो हिंदी की वैश्विक उपस्थिति है। वो तो बिल्कुल सच बात है कि हिंदी की वैश्विक उपस्थिति है, गौरव जी ने भी काफी कुछ बताया। हम यह सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत में ही, अपने ही देश में हिंदी वैश्विक हो पाई है? और अगर नहीं हो पाई है, मुझे लगता है कि हमने उसे उस तरह से ना स्वीकारा, ना उसकी स्वीकार्यता को बढ़ाने में एक जो भाषा का नागरिक होने के कारण या होने के चलते या उसकी उपलब्धता के बूते हमें जो कर्तव्य करने चाहिए थे हिंदी भाषा के प्रति, वो हमने नहीं किया है। तो पहले हम ये सोचे कि क्या हम भारत में ही हिंदी को उसका वो दर्जा दे पाए हैं। संविधान के स्तर पर या कानून के स्तर पर हम वो बात नहीं कर रहे हैं। संविधान ने तो 14 सितंबर 1949 को उसे कह दिया कि वह राजभाषा है। आजादी के आंदोलन में भी कहा गया कि यह हमारी राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा के बूते या की बदौलत हिंदी ने जो भूमिका निभाई है वह सिर्फ भारत में ही नहीं, अफ्रीका में भी कई सारे राष्ट्र देशों की आजादी में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है, जहां गांधी जी उसको हिंदी को अपने एक बड़े संप्रेषण के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते रहे। लेकिन हमारे देश में हम बतौर नागरिक, क्या हम हिंदी को वह दर्जा देने में अपने आप को ही सक्रिय कर पाए हैं, अपने आप को ही सचेत कर पाए हैं? मुझे लगता है कि नहीं। गौरव जी ने भी एक उदाहरण दिया था कि हवाई अड्डे पर कोई एक जापानी व्यक्ति भोजपुरी में बात कर रहा था, लेकिन जिनका संदर्भ था शायद पांडे जी के बारे में उन्होंने कहा, तो पांडे जी क्यों नहीं, जैसे ही उन्होंने कहा का हो का हाल बा, तो उन्होंने पलट के क्यों नहीं कहा हम ठीक बानी, तोहार का हाल बा, उसके बाद उनका वो परिचय पूछते। ये संजीदापन, ये बिल्कुल बारीक बात है। उन्होंने अंग्रेजी में क्यों सवाल किया? क्या किसी के, उन्होंने देखा कि ये वेशभूषा से भारतीय नहीं लग रहा है, भाषा से तो वो भारतीय था, भाषा से जब वो भारतीय था तो भाषा से वो भोजपुरिया था, तो ये भोजपुरिया स्वयं थे और क्यों नहीं जुड़े उन सीधे? पहला वाक्य उनका, पहला संबोधन भोजपुरी में क्यों नहीं हुआ? कौन आता है हमारे बीच जो हमको, हमारे अवचेतन को, हमारी चेतना को हिंदी और एक हिंदी समाज या विश्व के बीच में आकर बाधा उत्पन्न कर देता है? मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि यह अंग्रेजी के कारण है, लेकिन इसमें अंग्रेजी की कहीं कोई भूमिका नहीं है। अंग्रेजी ने हमें कहीं नहीं कहा है कि तुम हिंदी को नीचे मानो, अंग्रेजी को ऊपर मानो। यह हमने स्वयं स्वीकार लिया है। हम हिंदी न जानने पर शर्म नहीं करते हैं, हम अंग्रेजी नहीं जानने पर शर्म करते हैं। यह कितना उल्टा है और कितना हास्यास्पद है। जबकि होना चाहिए कि जब मुझे हिंदी ना आए तब मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम जब अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेजी में संवाद नहीं कर पाते हैं, तब हम शर्मिंदा महसूस करते हैं और अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। यहीं पे भाषा की नागरिकता की भूमिका बहुत सबल ढंग से, प्रबल ढंग से उठाने की जरूरत है। पहले पहल हमको यह मानना है कि हम हिंदी के नागरिक हैं तो हम हिंदी में बात करेंगे, क्या दिक्कत है? जब एक जापान का आदमी भारत में उतरते ही भोजपुरी में बात कर सकता है, तो हम भारत में रहते हिंदी में क्यों नहीं बात कर सकते? और हिंदी में बात करते हुए अपने आप को छोटा, कमजोर, दबा हुआ, पिछड़ा हुआ, हारा हुआ, हताश, निराश क्यों मानते हैं? तो पहले ये आत्मचेतना जागृत करने की आवश्यकता है कि हमको हिंदी में बात करनी है, क्योंकि ये मेरी भाषा है, ये मेरी मातृभाषा है। और जब यह चेतना जागृत होगी तो पहले हम जागृत होंगे और हमारे अंदर की जो चेतना है वही वैश्विक हो जाएगी। तब हम अमेरिका भी जाएंगे, लंदन भी जाएंगे, जापान भी जाएंगे, तो हमारे अंदर यह एक ग्लानि बोध नहीं होगा कि मुझे जापानी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती या मंडारिन नहीं आती, चीन में हम कैसे बात करेंगे। तो पहले हमको ये जागृत करना है अपने अंदर कि
हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हमारी अभिव्यक्ति की भाषा है, और उससे भी ज्यादा मार्केट की भाषा में कहें तो ये हमारी कम्युनिकेशन की भाषा है, एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है भारतीयों की, इंडियंस की। इस अर्थ में भी हम इस भाषा को वो सम्मान दें, वो ऊर्जा दें, वो शक्ति दें, तभी हम अपने ही देश में इस भाषा को वैश्विक बना पाएंगे। एक तो ये बात है, हमारी भूमिका अपनी हिंदी को वैश्विक बनाने में सबसे कमजोर और लचर रही है। हाँ, हिंदी वैश्विक बन गई है, लेकिन उसे हमने नहीं बनाया है वैश्विक, न किसी साहित्यकार ने वैश्विक बनाया है। तेजेंद्र शर्मा जी की किताब राहुल राजेश पढ़ लेते हैं, गौरव मणि पढ़ लेते हैं, अनिल जी पढ़ लेते हैं, कोई तीसरा आदमी नहीं पढ़ता है। यह भी सत्य है। राहुल राजेश की कविता 4 लोग पढ़ लेते हैं, उससे हिंदी का विकास नहीं होता है। हाँ, यह है कि मैं हिंदी की सेवा कर लेता हूं, हिंदी साहित्य की सेवा कर लेता हूं, लेकिन उससे हिंदी को समृद्ध करने में या हिंदी को सत्ता सौंपने में, हर एक भाषा की एक सत्ता होती है। हम महसूस करते हैं कि आज हमारे ही देश में अंग्रेजी की सत्ता है और हिंदी की सत्ता नहीं है। तो हिंदी को एक नागरिक सत्ता सौंपने में, एक जन सत्ता सौंपने में, एक लोक सत्ता सौंपने में जो हमारी भूमिका होनी चाहिए थी, वो नहीं है। इस भूमिका को बाजार ने अपना लिया है, या फिर कहें उसको मैंने एक मौका दिया जाने अनजाने, तो उसने उसको भुनाया। बेशक उसने अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भुनाया है, लेकिन बाजार के बूते ही हिंदी अब वैश्विक हुई है। यहां मैं बार बार कहूंगा कि यह हमारे भाषा नागरिक होने के कारण हिंदी वैश्विक नहीं हो पाई है, वो भूमिका अभी भी बाकी है। अब बाजार के बारे में बात करते हैं कि बाजार ने कैसे हिंदी को इतना वैश्विक बना दिया है, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में। अब देखिए एक उदाहरण, कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है 10-15 दिनों पहले, एक कंपनी है अमेरिका की, लिंक्डइन, ठीक है, वो ढेर सारी प्रोफाइल्स वो असेंबल करती हैं, वो एग्रीगेटर है, प्रोफाइल एग्रीगेटर है, रोजगार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में एक्सचेंज होता है, जैसे एक तरह का फेसबुक है, तो उससे लेकिन बहुत उन्नत किस्म की और प्रोफेशनल लोगों की वो एक मतलब वेबसाइट है और कंपनी है। उसने, मुझे लगता है कि 15-20 दिन पहले पूरे देश में, अब कम से कम हमारे देश में, उसने एक विज्ञापन दिया फ्रंट पेज पे। आप लोगों में से किसी को याद आ रहा है ये पेज, लिंक्डइन का ये विज्ञापन? गौरव, आपको याद आ रहा है? उसने कहा आओ हम हिंदी में काम करें, आओ हम हिंदी में बात करें। ये क्या है? लिंक्डइन में सब कोई अंग्रेजी में काम करते हैं। वो अमेरिका में स्थित बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि उसकी शाखाएं अब हर जगह हैं। लेकिन उसने हिंदी में ये बात की कि आओ हम हिंदी में बात करें, और कितना सुंदर पूरे पृष्ठ में हिंदी की वर्णमाला से शुरू किया उसने, का ब्लॉक्स बनाए, खांचे बनाए, क से काम, घ से घर, ग से गांव, इस तरह से, ब से बात, नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा, आओ बात करें, आओ काम करें। तो ये कितना, ये किसने दिया उसको ये प्रोत्साहन? उसे लगा कि इस देश में हिंदी के नागरिक हैं, इस देश में हिंदी के तमाम नागरिक हैं, और उनकी तरफ भी हिंदी को जानने वाले तमाम नागरिक हैं। और भले अमेरिका में उसकी उपयोगिता कम हो, लेकिन इस देश में वो अपनी नागरिकता, लिंक्डइन अपनी नागरिकता स्वीकार कराने के लिए हमारी भाषा के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश कर रहा था। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। यह उपलब्धि है हिंदी की, कि हिंदी हमारे आपके बूते नहीं। अब चूंकि हम मूलतः हम भाषा के नागरिक हैं, हिंदी भाषा के नागरिक हैं, ये खुद मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन जिन्हें कारोबार करना है, जिन्हें अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, जिन्हें अपनी आमदनी बढ़ानी है, वो हमारी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में हिंदी के नागरिक हैं, अंग्रेजी के नागरिक नहीं। अंग्रेजी के नागरिक के बारे में बस मैं थोड़ा सा कहूंगा कि वो यूनिवर्सल हैं, वो स्वयमेव वैश्विक हैं। वो कहीं पे रहें, टॉयलेट में रहें या महल में रहें, होटल ताज में रहें या न्यूयॉर्क के किसी स्क्वायर में रहें, वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तो ना उनकी हमको चिंता है, ना वो हमारी चिंता करते हैं। अंग्रेजी वाले, हिंदी से भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मानना है कि अंग्रेजी वाले हिंदी वालों को दबा रहे हैं। आप दब रहे हैं तो वो दबा रहे हैं, आप न दबिए तो क्यों दबाएंगे?
अब इतने सारे विज्ञापन आ रहे हैं स्कूटी के और क्या क्या जितने सारे भी हैं, वो सब में देखिए ये दिल मांगे मोर टाइप का और कई तरह के जो हिंदी और अंग्रेजी मिक्स होके चल रहे हैं, तो उनका भी तो काम नहीं बन रहा है हिंदी के बिना। तो हम क्यों सोच रहे हैं, वो 2 शब्द ले रहे हैं तो हम भी कहें तुम भी 2 शब्द लो। कमजोरी हमारी है, हम दब रहे हैं, हम जगह दे रहे हैं उनको, हम जगह क्यों नहीं छीन पा रहे? तो भाषा की भी तो एक लड़ाई होनी चाहिए, भाषा की आजादी की लड़ाई, वो लड़ाई भी तो हम वो नहीं लड़ पा रहे हैं, उसकी भी तो हम सिपाही नहीं बन पा रहे हैं। ये एक पक्ष रहा कि हमारी जो भाषा की जो नागरिकता है वो हमारे पक्ष में कमजोर है, और एक भाषा के नागरिक होने के जो दायित्व हैं उसको हम नहीं निभा रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं, बाजार और अर्थव्यवस्था पर। सबको अपनी आमदनी बढ़ानी है, सबको कस्टमर बेस बढ़ाना है, ग्राहकों का जो आधार होता है क्लाइंटेल बढ़ाना है, ग्राहक का जो मतलब पूरा विस्तार है, जो दायरा है उसको बढ़ाना है। तो सब कोई हमारे पास आ रहे हैं, और पूरी दुनिया को ये पता है कि भारत का मध्य वर्ग हिंदी भाषी वर्ग है, और वो बहुत दिनों से लगभग पिछड़ा था। उन्हें अब एक तरह की सामाजिक आजादी, सामाजिक स्वीकार्यता मिल रही है, उसमें राष्ट्र की वर्तमान सत्ता का भी बहुत बड़ा हाथ है। वर्तमान सरकार ने हिंदी को बहुत बल दिया है। अब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पहले ऐसे राष्ट्र नेता हुए, स्टेट्समैन हुए, जो यूएनओ में जाकर या कहीं भी विदेश में जाकर हिंदी में बात करते हैं। अभी हाल में अमेरिका, रूस के व्लादिमीर पुतिन आए थे, उनसे प्रधानमंत्री ने हिंदी में बात किया दुभाषिया के माध्यम से। तो ये एक संकेत, ये सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है, ये संकेत है कि हम अब आपसे अपनी भाषा में बात करेंगे। जब राष्ट्र का नेता इस तरह के संकेत दे रहा है तो हम राष्ट्र के नागरिक और ऊपर से भाषा के नागरिक इन संकेतों के प्रति सक्रिय क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो इन पक्षों को हमको सोचना है। और भी कुछ उदाहरण देख लीजिए, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है। अभी ट्विटर ने कहा है कि भैया हिंदी के यूजर से मैं नहीं टकराऊंगा, हिंदी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जबकि देखिए ट्विटर अप मार्केट प्लेटफॉर्म है। अप मार्केट प्लेटफॉर्म मतलब उच्च वर्गीय वो प्लेटफॉर्म है एक तरह से, कि उनके पास अंग्रेजी दान लोग हैं, हिंदी दान लोग नहीं है, लेकिन पहुंच उनको हिंदी के बीच बनानी है, तो वो हिंदी वालों के पास आ रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पास अब सब कुछ हिंदी में उपलब्ध होगा, क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो ये बड़ी ताकत है। दूसरा एक ये है कि हिंदी अपने साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी आगे बढ़ा रही है, और हिंदी अंग्रेजी का जो आक्रमण है क्षेत्रीय भाषाओं पर उसको भी बचा रही है। क्षेत्रीय भाषाओं के लिए वो ढाल बनकर बीच में खड़ी हो रही है। तो क्षेत्रीय भाषा के लोगों को भी ये समझना है कि हिंदी हमारे साथ है, हमारे खिलाफ नहीं है। और क्षेत्रीय भाषाएं और हिंदी सब मिलकर अंग्रेजी से टकरा नहीं रही हैं, वो अपनी जगह बड़ा कर रही हैं। हिंदी के साथ सबसे बड़ी बात ये हुई है कि वो किसी लकीर को काट कर छोटा कर आगे नहीं बढ़ रही है, वह स्वयं अपनी लकीर बड़ी करती जा रही है, जिस कारण से अंग्रेजी को स्वमेव यह समझ आ रहा है कि नहीं, हिंदी के बिना अब अंग्रेजी का भी काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता के साथ कि हम अपने आप को पिछड़ा नहीं माने किसी भी भाषा के स्तर पर या अंग्रेजी के स्तर पर, और अंग्रेजी कोई तोप चीज नहीं है। अंग्रेजी हम खूब जान लें, खूब पढ़ लें, लोग 10-10 भाषाएं सीख लेते हैं, हम अंग्रेजी से क्यों डर जाते हैं? फ्रेंच, डच, जर्मन क्या क्या नहीं लोग सीख लेते हैं। तो हमको इससे क्या चिंता है? हमारे मन की जो बाधा है, जो हमारे मन में जो ग्रंथि बनी हुई है कि अंग्रेजी नहीं आने से हम दब जाएंगे या हिंदी बोलने से हम पिछड़ जाएंगे, अब ये फैशन बनाइए इसको कि अरे हिंदी बोलना फैशन है। और ये बात आप जान लीजिए कि अब लोग ये इसको भी एक फैशन के तौर पे ले रहे हैं। इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इस तरह कई सारे वेब सीरीज आ रहे हैं, कई छोटे छोटे इस तरह के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चीजें आ रही हैं, उसमें अब हिंदी का दबदबा बढ़ गया है और ये विदेश में भी लोग इसको मानने लगे हैं। हॉलीवुड की फिल्में जितना अंग्रेजी में रोजगार नहीं कर पाती हैं, कारोबार नहीं कर पाती हैं, अब हिंदी में डब होकर कारोबार कर रही हैं। गूगल जितना उधर नहीं कमा रहा है उतना इधर से कमा रहा है। तो इन चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। और मैं अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करते हुए बस यही कहना चाहूंगा सबसे कि हिंदी में बोलने में हिचकिए नहीं, बेझिझक बिंदास हिंदी बोलिए। सामने वाला अंग्रेजी भी बोल रहा हो
तो भी हिंदी बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी सबको आती है, सबसे पहले अपने मन में ये बात बिठानी है। हिंदी सबको आती है। इस धरती पर जिसने भी पैर रखा है ना, वो पहले से 10 शब्द तो कम से कम सोच के आया है, पहले से अध्ययन करके आया है, होमवर्क करके आया है कि इस धरती पर जाकर मुझे कारोबार करना है। चाहे टोयोटा हो, एलन मस्क हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी कंपनी का, एप्पल हो, गूगल हो, सबके सीईओ को पता है कि हमको हिंदी में कारोबार करना है, यहाँ तो हिंदी मुझे आनी है। उनके एम्प्लॉय बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तो इसलिए हमको इन चीजों में झिझकना नहीं है। मेरा बस यही कहना है कि पूरे विश्व में हिंदी वैश्विक हो चुकी है, इस देश में हिंदी को वैश्विक बनाइए, अपने अंदर हिंदी को वैश्विक बनाइए, अपने गांव में हिंदी को वैश्विक बनाइए, अपने समाज में हिंदी को वैश्विक बनाइए, और अपना जो मनोजगत है उसमें हिंदी को वैश्विक बनाइए। हिंदी का पूरा सम्मान कीजिए। हिंदी अपने आप में लहलहा रही है। हिंदी की फसल सब कोई काट रहे हैं, सिर्फ हिंदी के नागरिक ही उस फसल को काटने में पिछड़ गए हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, पुनः हिंदी के प्रति एक सम्मान जगाइए। हिंदी भाषा के नागरिक होने के जो दायित्व हैं उसके प्रति सक्रिय होइए। बाजार आपको साथ दे रहा है, सत्ता आपको साथ दे रही है, आप स्वयं को क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातें कमोबेश रख दिया है ठीक से, कुछ सवाल आप तक छोड़ दिए हैं, और मैं चाहता हूं कि संबोधन समाप्त हो तो आप सक्रिय हो मानसिक रूप से, और एक व्यक्ति दूसरे को संक्रमित करेगा सकारात्मक ढंग से हिंदी के प्रति, वो फिर तीसरे व्यक्ति को संक्रमित करेगा। तो इस तरह का जो एक सकारात्मक संक्रमण है हिंदी के प्रति जागृत होने का, वो जरूर सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप उचित समझें तो एक कविता से हमको अगर संक्रमित करें तो और भी अच्छा लगेगा। नहीं, कविता का नहीं, अभी हम लोग अमिताभ जी को सुनेंगे, फिर एक दूसरे दौर में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी समय भी देखिए थोड़ा, उनको भी, वो भी युवा है। बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार मेरा। और मैं भाषाविद हूँ, भाषाओं पे काम करता हूँ। यहाँ जम्मू कश्मीर की भी कुछ भाषाओं पे काम किया है मैंने। जी। तो हिंदी भाषा के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा जो प्रबुद्ध श्रोताओं को तो पता होंगी, पर बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो शायद बोलते हिंदी है लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको नहीं पता होंगी। तो एक मेरी छोटी सी कविता भी है जिसका जो शीर्षक मैंने भाषा ही रखा था। मैं उससे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसको भी मैंने, इस कविता को भी भाषा वैज्ञानिक के नज़रिए से ही लिखा था। छोटी सी कविता है, भाषा। मेरी भाषा में है लिंग, हिंदी में स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। मेरी भाषा में है लिंग, शब्द है विकारी, जगह जगह है भेद, व्यवस्था है जाति और क्रिया की। मेरी भाषा में है लिंग, शब्द है विकारी, जगह जगह है भेद, व्यवस्था है जाति और क्रिया की। विकृत है अवयव, स्वर भी है ऊष्म, तो क्या मजा इसे बोलने में आता है। अब मैं इससे करूँगा कि वो शब्दों को मैंने अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। ये सारे जब आप व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें लिंग भी होता है, विकार भी होता है, भेद भी होते हैं, जाति, क्रिया, ऊष्म, जब हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ते हैं, ध्वनि विज्ञान। इससे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि हम किसी भाषा को, कोई भी जना सीखता है, कोई भी इंसान किसी भाषा को बोलने की कोशिश करता है, सीखता है। एक तो होता है कि जब वो उसकी मातृभाषा है तो स्वतः ही आ जाती है। लिंग्विस्टिक्स में हम उसको अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बोलते हैं। अदरवाइज वो उस भाषा को या तो रोजगार पाने के या ज्ञान और आध्यात्म के तरीके से, साहित्यिक रुचि, भाषाई अभिरुचियां के लिए सीखता है। और इसी क्रम में हिंदी भी आती है कि कोई भी हिंदी भाषा को क्यों सीखे। तो एक तर्क तो ये भी दे सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो हिंदी भाषा को बोलती है, तो आप भी सीखें। लेकिन अगर कोई एक पर्यटक हो जो हिंदुस्तान आ रहा हो, तो उसके लिए तो ये बात ठीक है कि वो हिंदुस्तान में आएगा, उस भाषा को सीखेगा, तो उसको उससे मदद मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी हमको भाषा में जो क्या रोचक तथ्य हैं वो जानने चाहिए, और वो अगर हम जानते हैं तो हमें अपने आप ही एक रुचि जगेगी कि हिंदी हमको क्यों सीखनी है।
तो बहुत से जो हिंदुस्तानी हैं वो एक भाषी भी हैं, बट अधिकतर बहुभाषी भी हैं। और बहुभाषी और पर्टिकुलरली जो इस मंच पर हैं वो इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी भी बोलना जानते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण मैं ऐसे लूँगा जो हिंदी के भी होंगे और उसको समकक्ष में अंग्रेजी के रखना चाहूँगा। तो जैसे कि जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जो शब्द का विन्यास है, जो वाक्य विन्यास होता है, वो इस तरीके से क्रम में आते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आते हैं। और अगर हम हिंदी को देखें तो क्रिया है वो आखिर में आ जाती है। तो जब अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, भाषा विज्ञान है वो भी, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पे मेरा ज़्यादा फोकस है। तो अगर हम कहेंगे कि जॉन लव्स मैरी, तो हम देखेंगे कि जॉन और मैरी के बीच में लव्स आया, और इसी को अगर हम हिंदी में कर देते हैं तो बोलेंगे कि जॉन मैरी से प्यार करता है। तो प्यार करता है वाली चीज जो हमारी है वो आखिरी में आ रही है। तो इस तरीके से स्टार्ट होता है। इस तरीके से होता है कि हम एक भाषा को दूसरी भाषा से हम तुलना कर सकते हैं कि अच्छा ये भाषा दूसरी भाषा से किस तरह से भिन्न है। एक अनोखी चीज जो हिंदी में देखने को आती है कि जो हम लिखते हैं वही हम बोलते हैं। ये वाली चीज अंग्रेजी में नहीं होती। तो उसका कारण क्या है? अंग्रेजी में आपने कभी किसी को सुना नहीं होगा कि मैं हिंदी की स्पेलिंग याद कर रहा हूँ। आपने हमेशा सुना होगा कि मैं इंग्लिश में स्पेलिंग याद कर रहा हूँ। तो हिंदी में क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं हर एक जो शब्द है उसकी मैं स्पेलिंग को याद करूं। तो ये थोड़ा सिस्टम है। जो अंग्रेजी भाषा है या फिर जो फ्रेंच वगैरह है वो एक अल्फाबेटिक स्टाइल में लिखी जाती है, और जो हिंदी है वो अल्फा सिलेबरी में लिखी जाती है। तो अल्फा सिलेबरी में लिखने से ये होता है कि जो आप कह रहे हैं वही आप लिख रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं वही आप पढ़ रहे हैं। ये चीज इसमें होती है। दूसरा है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी भाषा का जो स्वर और व्यंजनों का जो लेखा जोखा है वो काफी वैज्ञानिक तरीके से लिया गया है। हाँ, ये वाली बात कई हद तक सही है, क्योंकि इनको अरेंज किया गया है। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये आपके 25 आपके व्यंजन हो गए, और स्वर आपके आ ई हैं ही सही। जब अंग्रेजी से कंपेयर करेंगे तो अंग्रेजी में आप देखते हैं कि आपके 26 लेटर्स हैं, और वो 26 लेटर्स जो हैं वो करस्पॉन्ड्स करते हैं आपके 44 साउंड्स को। तो 44 साउंड्स आपकी हो गई, आपके 20 आपके स्वर हो गए और 24 आपके व्यंजन हो गए। ये अंग्रेजी का लेखा जोखा है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आखिरी का है क ख ग घ अंग, य ण न म, ये सारे के सारे नेजल्स हैं, आपके जो नासिका से निकलने वाले हैं, ये सारे आखिरी में आए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम इनको देखें कि क ख ग घ या और कचट तप, इस तरीके से देखें तो दो एक्सिस आपको बनती हुई दिखेंगी। एक आपकी मतलब कि एक वर्टिकल एक्स आपको दिखेगी और एक आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे बनते हुए दिखेगी। जब आप उसका वर्णमाला को देखेंगे, व्यंजन वाली की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जब क ख ग घ अंगा को देखेंगे तो वो तो आपको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बता रहा है कि कौन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। और जब आप इस एंगल पे देखेंगे, उसको वर्टिकल एक्सिस पे देखेंगे, तो वो आपको बताता है कि वो जो ध्वनि है वो आपकी वॉइसलेस है या वॉइस्ड है या एस्पिरेटेड है। इस तरह की इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिलती है। तो आपने ये वाली देखा होगा कि जब आप वर्णमाला में पढ़ते हैं तो स स श ह एक ही लाइन में आते हैं। तो स श श जब आप उनको बोलेंगे तो उनके अंदर हिसिंग की साउंड आती है, जैसे कि स्नेक हिस करता है। तो स स श उनके अंदर हिसिंग की आती, तो उनको सिबिलेंट्स इंग्लिश में बोला जाता है। लिंग्विस्टिक्स में उनको एक ही लाइन में रखा गया है। जैसे यारा लावा है, तो यारा लावा बोलते समय आपके जो दोनों आर्टिकुलेटर्स हैं, ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा बहुत पास पास आ जाते हैं, तो यारा लावा को एक साथ रखा गया है। तो इस तरह की व्यवस्था इसको की गई है, संस्कृत से बोरो किया गया है, लेकिन ये एक व्यवस्था है इसके अंदर। दूसरी जो अनोखी चीज है, जो हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ते समय, भाषा विज्ञान पढ़ते समय बच्चों को चाहे इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, हम कंपैरिजन कराते हैं कि जो यू है, YOU, और हिंदी में उसके 3 रूप मिल जाते हैं, जैसे कि तू, तुम और आप। तो इसको ऑनरिफिक्स बोला जाता है, आदर सूचक शब्द। तो इंग्लिश में तो यू, चाहे किसी को तू बोल रहे हैं तब भी यू आएगा, आप बोल रहे हैं तब भी यू आएगा, तुम बोल रहे हैं तब भी आएगा।
फ्रेंच में तू एंड वू हो जाता है, उसमें 2 ही हैं, लेकिन हिंदी के अंदर ये 3 तरीके के पाए जाते हैं। जर्मन में भी ये 2 ही पाए जाते हैं। तो ये एक विशेष, और हिंदी में ही नहीं और भी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके अंदर भी ये 3 ही पाए जाते हैं, जिसमें कि चाहे पंजाबी को ले लें, गुजराती को ले लें, तो ये 3 हैं जो आपका सेकंड पर्सन बोला जाता है। इनको सेकंड पर्सन प्रोनाउंस ये 3 तरीके से होते हैं। ये एक अच्छी चीज है। मैंने बात करी थी कि स्पेलिंग की, कि इंग्लिश में लिखते कुछ और है, प्रोनाउंस कुछ और करते हैं, लेकिन हिंदी में भी ये वाली चीज देखी गई है कि अगर किसी से आप बात कर रहे हो तो वो बोलेगा वो क्या कह रहा है। अब मैं बोल तो कह रहा हूं, लेकिन लिखूंगा तो कह, वह क्या कह रहा है। तो कह रहा, मैंने जल्दी में बोला, कह रहा बोल दिया, वो क्या कह रहा है। तो अगेन, तो इसलिए इसको तो एब्सोल्यूट नहीं ले सकते कि आप जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, क्योंकि कई सारी चीजों को आप लोप कर जाते हैं। एलिशन बोला जाता है इसको, कि आप जल्दी में बोलते समय आप उनको लोप कर जाएंगे, शुद्धता से हर एक जो सिलेबल है उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन लिखते समय आप इस चीज को ध्यान रखते हैं। लिखते समय जब ध्यान रखने की बात आती है, तब हमने देखा है कि 2 तरह के सिंबल्स आते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। एक होता है बिंदु और एक होता है चंद्र बिंदु। तो कई लोग सोचते हैं कि अच्छा ये चंद्र बिंदु भी है, बिंदु भी है। तो लिखते समय आजकल बिंदु हर जगह लगा गया है, चाहे कोई सा भी नेजल हो, चाहे वो म, न, ण, अधिकतर नेजल्स की जगह आप वो बिंदु लगा देते हैं। लेकिन इसके लिए एक नियम था, चंद्र बिंदु वाला नियम कई बार होता है कि जिन मात्राओं में ऊपर निकल रहा है, एक आप माथा खींचते हैं, उसके ऊपर जब निकाल रहे हैं तब तो बिंदु ही लगाना है। अगर ऊपर नहीं निकल रही है, माथा नीचे ही रह रही है मात्रा, तो उसके ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाते हैं। ये एक नियम है। तो जैसे कि रंग अगर लिखना है, तो रंग को अगर हम अधिकतर अखबार की भाषा में र के ऊपर बिंदु लगा के ग लिख दिया, लेकिन उसको लिखने का एक अलग तरीका भी है कि जब क ख ग घ अंग वाली जो है, तो अंग का आप लेटर बना के भी रंग को लिखा जा सकता है। जैसे कि हम अंडा लिखें, तो अंडा लिखने का एक तरीका है कि अ के ऊपर केवल बिंदु लगा के डा लिख दिया, और एक है कि ण बनाए, जैसे वैष्णव के बीच में ण है, वो वाला ण बनाए, तो वो लिखने का एक तरीका भी है। लेकिन दोनों ही एक्सेप्टेड तरीके हैं, तो ये नहीं कह सकते कि ये तरीका सही है, ये तरीका ज़्यादा सही नहीं है। लेकिन आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, क्योंकि वो एक ही उसी रो में आ रहा है, ट ठ ड ढ ढ़, तो उनके बीच में जब कोई नेजल आएगा तो ण लगाना ज़्यादा सही है अपेक्षाकृत उसके। कुछ वेरिएशंस, जैसे कि स्पेलिंग इंग्लिश में होता है कि कलर का COLOR होता है, और अमेरिकन में COLOR है और इंग्लिश में COLOUR है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही इस तरह के वेरिएशन है, OR और OUR टाइप वाले, नेबर, फाइन। हिंदी में भी जैसे कि जाएं लिखते हैं तो आप ए भी लिख सकते हैं, और य बना के मात्रा लगा के वो भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेड है, जाएं लिखें या ए लिखें, इस तरह की चीजें हैं। एक और जो रुचि वाली चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनका की प्रयोग कारक के रूप में करते हैं हम, वो भी हिंदी को एक विशिष्ट बनाते हैं। और यहाँ पे मैं ने की बात करूंगा, जो हम ने लगाते हैं, जैसे कर्ता ने के साथ में जो ने आता है, वो उसके बारे में कहना चाहूंगा थोड़ा सा। 2 सेंटेंस में आपसे बोलता हूँ। एक सेंटेंस है कि राम खीर खाता है, और एक है राम ने खीर खाई। अब यहाँ पे मजेदार बात है कि जब मैं कहता हूँ राम खीर खाता है, तो खाता आया, लेकिन जब राम ने खीर खाई तो खाई हो गया। तो आप सोचेंगे एक में आ रहा है, एक में ई आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तो ये हुआ इस वजह से क्योंकि राम के साथ में ने जुड़ गया। तो ने कारक जुड़ते ही उसने राम के हिसाब से अपना रूप चेंज नहीं किया, उसने खीर के हिसाब से अपना रूप चेंज किया। और खीर हमारी, हमको पता है कि स्त्रीलिंग है, तो खीर खाई हो गया, राम का प्रभाव खत्म हो गया जैसे ही ने जुड़ा। और राम खीर खाता है, उसमें राम का प्रभाव जुड़ा रहा, क्योंकि उसके साथ में कोई पोस्ट पोजिशन नहीं जुड़ा था। इसको पोस्ट पोजिशन कहते हैं, जैसे इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है। तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसको अर्गेटिव मार्कर्स हिंदी में कहा जाता है। जब भी हिंदी की भाषा का काम होता है तो लिंग्विस्टिक्स में ये काफी डिबेट रहता है कि ओके, इंग्लिश इज नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव लैंग्वेज, और हिंदी और जो इस तरह की इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है हिंदुस्तान में बोली जाती है, वो जो लैंग्वेजेस है अर्गेटिव एब्सोल्यूटिव लैंग्वेज है। तो अर्गेटिव एब्सोल्यूटिव जो ने मार्कर है वो आपका अर्गेटिव मार्कर है, और ये परफेक्टिव सेंस में ही आता है कि जब कोई कार्य पूर्ण हो चुका हो, मतलब जो पास्ट में हो गया हो, तो उस चीज में ये आता है। एक और अनोखी चीज जो इंग्लिश में हिंदी में देखने को मिलती है, वो कॉजेटिव्स होते हैं। कॉजेटिव्स मतलब कि किसी के द्वारा किसी काम को करवाना।
तो ये एक इनफिक्सेशन की तरह यूज होते हैं और एक तरह वा यूज करते हैं, जैसे कि पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना। तो जितने भी आपके कॉजेटिव्स बनेंगे, जितने भी आपके बनेंगे कि आपने वो काम किसी से करवाया, उठवाना, कटवाना, तो यहाँ पे वा जुड़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो भाषा के कुछ फीचर्स मैंने आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करी, और जिनका भाषा में रुचि है और जो अगर कि हिंदी भाषा के बारे में जानते भी हैं, कुछ डेविएशंस, मतलब जिनको कहा जाता है कि वैसे तो ग्रामेटिकली गलत है लेकिन स्पीकर्स उसको यूज करते हैं, जैसे कि कोई एक भाषा को बोलने वाला बोलेगा कि शाम को मेरे घर आना, तो शाम को मेरे घर आना अगर देखा जाए ग्रामेटिकली तो एक रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि शाम के साथ में मैं आना चाहिए, क्योंकि अधिकरण में पर होता है। अधिकरण अगर आप कारक देखेंगे तो मैं पर होता है, तो कोई शुद्ध है तो वो बोलेगा कि शाम में मेरे घर आना, लेकिन बोलचाल की भाषा में अगर देखेंगे कि शाम को मेरे घर आना, तो ये एक तरह से उसी तरह का रूप हो गया जैसे कि इंग्लिश में कई सारे लोग डबल नेगेटिव्स का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि नेटिव स्पीकर डबल नेगेटिव का यूज कर रहा है तो उसको गलत नहीं माना जाता। वो कहते हैं कि ठीक है, कर रहे हो डबल नेगेटिव, यू आर नेटिव स्पीकर्स, तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हिंदी स्पीकर बोलेगा शाम को और शाम में, और अगर किसी को अर्थ समझ में आ रहा है तो उसको गलत नहीं माना जाता। तो यही सब कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये मैंने कुछ आपको भाषा की जो मेन जो बिंदु थे, जो हाइलाइट्स थी जिनको कहा जाता है, वो आपको बताए। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब सुन के ठीक लगा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे ढंग से आपने हिंदी की विशिष्टताओं को रेखांकित किया। और सामान्य रूप से जब हम भाषा सीख रहे होते हैं तो हम सीख रहे होते हैं, व्याकरण बाद में देखते हैं, और यही कारण है कि खासतौर पे जो हिंदी भाषी लोग जब बोलते हैं तो वो व्याकरण का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये भी एक त्रुटि है वास्तव में कि हम जब भाषा बोलते हैं तो उसकी शुद्धता के बारे में कितनी परवाह करते हैं। कोई गैर हिंदी भाषी अगर है, वो बोलता है तो व्याकरण की बहुत बड़ी परवाह करता है, वैसे ही जैसे हम अंग्रेजी में व्याकरण की बड़ी परवाह करते हैं, और कोई अगर अशुद्ध व्याकरण बोलता है तो हमको लगता है अजीब सा। तो इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे राहुल जी ने कहा कि किसी भाषा के प्रचार प्रसार में मार्केट की बड़ी भूमिका होती है, तो बाजार और रोजगार ये दो ऐसे प्रेरक तत्व हैं जो किसी भाषा की स्वीकार्यता और उसके प्रसार में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो फिल्मों ने जो योगदान किया है, शायद ही कोई किसी एक रचनाकार, शायद ही किसी एक प्रेरक तत्व को हम इतना ज़्यादा भूमिका निभाते हुए देख पा रहे हैं। तो आप सबने अपनी बातों को आज के अवसर पे साझा किया, आप सबका बहुत बहुत आभार। मधु सर, अगर आप कुछ कहना चाहें, शेयर करना चाहें, कुछ प्रश्न अगर हों किसी के। सर मैं तो बस सुन ही रहा था। हमारे वक्ताओं से अगर कोई जिज्ञासा हो श्रोताओं में तो अपने प्रश्न कर सकते हैं, कुछ अपनी बात भी साझा कर सकते हैं। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी बात भी शेयर करने के लिए कर सकते हैं। हमारे बच्चे अगर कोई सवाल, कोई जिज्ञासा हो। मैं राहुल जी की बात से सहमत हूँ, पर जो कह रहे थे जी, मुझे उसमें ये भी लगता है कि आप किसी भाषा का में आप क्या विचार का ज्यादा महत्व है कि आप क्या रहे हैं, क्योंकि जब वो विचार में शक्ति होती है तो लोग उसका अनुवाद करके भी पढ़ते हैं। तो आपने मैथ्स किया, साइंस किया, उसमें आपने कुछ भी हिंदी में किया, तो क्योंकि मैं विवेकानंद के भी पत्राचार पढ़ रहा था, उनकी भी शिकायत थी 1897 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, और वो घोटू कहते ही थे सबको, रट रट के सिर्फ वो अपना पढ़ते रहते हैं, कोई सोचने समझने की शक्ति को कब का वो लोग समर्पण कर चुके हैं, तिलांजलि दे चुके हैं। वो अभी मुझे लगता है हाल है, हम लोग सिर्फ हर उसके पीछे पढ़ते हैं। ऑल्दो अभी मैंने सुना है कई स्ट्रेटेजिस्ट को कि अब ये पूरी तरह से ये सॉफ्ट पावर का एक टूल है, जिसको कि कहते हैं डिप्लोमेसी में, चाइना जो है बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है,
तो दे आर ट्राइंग टू टेक ओवर द एकेडमिया, नॉट जस्ट बिजनेस बट एकेडमिया। तो भाषा अगर आप, और भी क्या है कि हमारे, मैंने ये भी सुना है कि उनके पास पैसे ज्यादा है, कहते हैं उनके पास डीप पॉकेट्स हैं, तो अपनी कल्चर को, अपनी भाषा को प्रमोट भी कर रहे हैं। उनके यहाँ गूगल नहीं चलता, फिर भी गूगल उनके खिलाफ कोई बात नहीं छापता है, और आपकी सरकारी ट्विटर पे चलती है। तो वो सारी बातें, हमारे अंदर जो संगठन की शक्ति है, जिसको विवेकानंद आज से 120 साल पहले उनके सामने समस्या थी, तो कोई भी भारतीय हिंदू जो भी है उनके सपोर्ट में यूएस में उनके आने को तैयार नहीं है, और उनके अगेंस्ट जो है चारों तरफ संगठित कार्रवाई चल रही, और वो अभी भी चल रहा है। तो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन विदेशों में जितना हमारे संस्कारों पे और जितना काम कर दिया, चाहे कोई भी उनका मकसद रहा हो, चाहे कॉलोनियल माइंडसेट से किया हो, लेकिन उन्होंने जितना काम कर दिया, हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने काम किया है, भाषा हम लोग नहीं जानते, अपने उससे दूर हो चुके हैं। तो लेकिन मुझे लगता है अभी भी हमारी जो सोचने की शक्ति जो है वो बहुत क्षीण है। हम अपना उस स्तर का हम विचार प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, जिसको कि जानने के लिए, जो पहले था उसको जानने के लिए संस्कृत पढ़ते हैं, बुद्धिज्म के लिए बुद्धिस्ट टिबेटन तक पढ़ डालते हैं, चाइनीज भी पढ़ लेते हैं लोग, संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको ऐसी बात कहें जिसमें कि इतना आकर्षण हो कि सामने वाला आए, और वो बात फैली जाती है अगर आप ऐसी कोई बात कहें, चाहे वो नॉवेल हो चाहे पोएट्री हो। तो मुझे भी लगता है, जैसे मैं लिखता हूँ, पर जैसा आपने कहा मुक्तक है, मुझे लगता है हिंदुस्तानी में लिखता हूँ, क्योंकि हिंदी के लिए, उस प्रकार के विचार के लिए आपको आत्मा को एक प्रकार से थोड़ा सा क्या कहते हैं, शब्द नहीं मिल रहा हिंदी में, खोलना पड़ता है अपने आप को। अब उस तरह के अगर आप अपने इसको अवतरण के लिए आपको पूरी तरह से, अगर आप ओपन माइंडेड होकर बैठेंगे विथ ओपन हार्ट, तो उस तरह के विचार आते हैं। अब हिंदी में कभी हिम्मत ही मन ही नहीं होता है, कभी वैसा बनता ही नहीं उस तरह के, हिंदुस्तानी बनी हुई हिंदुस्तानी में सोचते हैं, और जो लिखता हूँ वो मैं कभी सुनाने की नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है टॉर्चर है सुनने वाले का। तो लिखना तो चाहिए, मुझे लगता है बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि सुनाना है कि नहीं सुनाना। वो हो सकता है ये अगेन मेरे अंदर का वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, क्योंकि बाकी विदेशों में कुछ भी लिखते हैं वो करते हैं, मुझे भी प्रचार। हमको लगता है कि हमें इस बात पे बहुत सोचने की जरूरत है कि हमारे अंदर वो क्षमता कहाँ हमारी, मतलब एक तरह से विलुप्त हो गई है, जो कि बिल्कुल असाधारण। और जब असाधारण बात आप करते हैं तो आपको नोबेल प्राइज तो मिलता ही है, विदेश में जाके वही आदमी नोबेल प्राइज जीतते हैं साइंस वगैरह में, हम लोग अभी भी मातृभाषा मल्टीलिंगुअल और फलाने भाषा कर रहे हैं। अभी तक भाषा पे ही बात हो रही है, नहीं तय पाया कि इस भाषा में एजुकेशन होनी चाहिए, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो तो स्तर भूल जाइए, वो तो भूल ही जाए, क्या मुकाबला करेंगे। एक संगठित राष्ट्र के बारे में क्या हम अभी तक एक संगठित राष्ट्र नहीं बन पाए, और ये आज इस प्रक्रिया बहुत पहले से ये दुखड़ा रोया जा रहा है कि हम एक संगठित राष्ट्र नहीं, जिसकी एक भाषा नहीं है। अंग्रेजी ने तो फिर भी बहुत उद्धार किया, भगवान जाने, मुझे तो लगता है। तो भाषा के आधार पर हम बटे हुए हैं। हमें लगता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन वाम मार्गी है, मतलब ये वामपंथी जो है उसको साम्राज्यवादी मानसिकता ही बता सकते हैं। तो वो कहेंगे कि भाई आप कह रहे वसुधैव कुटुंबकम, सबको एक जैसा आपको बना लेंगे, एक ही जैसा बना देंगे। लेकिन एक सुना दीजिए अपने तरफ से। सर अब ढूंढना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, मतलब उसके लिए मुझे काफी आत्महनन करना पड़ता है सुनाने के लिए। क्योंकि मुझे हम लोग तैयार हैं अपने हनन के लिए, अगर आप चाहें तो। मुझे लगता है कि हम लोग और जितनी भाषा हम जानते हैं उसको तो जीनियस माना जाता है। तो हमें किसी भाषा से कोई वो विरोध नहीं है, हमें हर भाषा जाननी है, समझनी है, हर विचार को समझना है, और उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए खास तौर से ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उस विचार को जानते नहीं, हमारा विकास होता नहीं है। बहुत कुछ जो एक तरह का एक नया ही दुनिया खुल जाती है नई भाषा, उस भाषा को जानने से। तो हमको इस सबसे भी ज्यादा हमको सोचना चाहिए किसी भाषा में हम विचार क्या कर रहे हैं, शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं अपनी कविताएं नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि उसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण विचार है नहीं, और कुछ इस तरह की अंट संट ऐसी आती रहती है, लिखता रहता है। तो लिखना सबको चाहिए, जरूर मैं कहूँगा लिखना सबको चाहिए, और जब भी कुछ भी दिमाग में लिख लेना चाहिए। कोई इसमें मैं भी ऐसे करता हूँ, कुछ आया 2 लाइन्स का तुकबंदी कर देता हूँ, फिर बन जाती कविता, हो जाता है। लेकिन लिखना चाहिए, सुनाना है कि नहीं सुनाना है वो देखने के बाद धैर्यवान श्रोताओं को जो है उसके अनुसार सुनना चाहिए। मगर मैं अपने इस जो व्यथा है इन जनरल जो हम लोगों की, कि हम भाषा करते हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये ऐसी हिंदी सिनेमा को आप क्यों नहीं देखने वाले आ रहे हैं, या उतना विदेशी सिनेमा क्यों देखता है। उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो जो इमेजिनेशन करते हैं फैंटेसी से, वो आप 10-100 साल नहीं सोच पाएंगे। दे आर वे अहेड, दे आर द ट्रेंडसेटर्स। वो इंग्लिश हो, वो साइंस हो, कोई भी लिटरेचर हो, ट्रेंडसेटर्स हैं।
आप ट्रेंड सेटर बन नहीं पाए, आप अभी भी पिछवाड़े पीछे पीछे चल रहे हैं, कोई भी चीज हो, चाहे टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, तो हमको देखना पड़ेगा गहराई से। और ये सरकार कुछ कोशिश कर रही है, और उसमें आजादी का अमृत महोत्सव भी इस तरफ है कि हम ये देखें कि हम क्या भारत चाहते हैं आने वाले समय में। और 12 तारीख जो विवेकानंद का बर्थडे, हम 12 तारीख को एक फिर मैंने देखा है कि मेरा ही नाम ऑर्गेनाइजर में, तो मैंने एक मेल डाल दिया वैसे। तो सभी लोगों का स्वागत है जो विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं विवेकानंद के विचारों के माध्यम से हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि वो भी जिस तरह का भारत का निर्माण करना चाहते थे, उन्होंने बहुत कुछ उसमें लिखा है। बहुत सारी कमियां जो गिनाई है उन्होंने, मैं देखता हूँ कोई कमियां आज भी हैं। जातिवाद वैसे ही है, अंधविश्वास वैसे ही है, और क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रिटी वैसे ही है कि वैसे की वैसी ही है, और कैसे खड़ा है ये वो तो उनके शब्दों में ही, इसलिए शायद ऐसी कुछ बात है कि भारत अभी भी खड़ा हुआ है। धन्यवाद। मुझे लगता है ज्यादा बोल गया, एक बार शुरू हो जाता है आदमी तो। थैंक यू। बहुत सुंदर। वास्तव में जब भाषा की बात आती है तो मैं छोटे में पढ़ा करता था, अक्सर बीबीसी सुना करता था, और जो ईसाई मिशनरियों ने जो साहित्य तैयार किया धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसमें जो सरलता और प्रभावशालिता है, वैसा हमारे बहुत कम ही लेखक हैं जो अपनी रचनाओं में अपने ढंग से उस तरह से लिख पाते हैं। तो इस पे वास्तव में बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम हिंदी बोलते समझते सब कुछ करते हैं, लेकिन जो एक बोलने में प्रभाव पैदा करना या अपनी रचना के माध्यम से एक हस्ताक्षर जो निर्मित करना, ये इस पर बहुत सारा काम किया जाना अभी बाकी है। और जैसे अनुच्छेद 351 में बात भी कही गई है हमारे भारत के संविधान में कि हम अपनी भाषा को इस ढंग से समृद्ध करें कि वो किसी भी संस्कृति, किसी भी विचार को व्यक्त करने का एक प्रभावकारी माध्यम बन सके। और इसमें संस्कृत हमारी आधारभूत भाषा है ही है, और इसके साथ ही अन्य भाषाओं के जो ऐसे शब्द जिनकी सहज स्वीकृति है, जिसको सामान्य लोग बोलते हैं, उसको शामिल करना, और इस तरह से शामिल करना जैसे अमिताभ जी संकेत कर रहे थे कि हम जब व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इतने सरलता से, इतनी सहजता से वो बात दूसरों तक पहुंचे। तो इस पे वास्तव में बहुत सारा कुछ काम होते रहना चाहिए लगातार। तो आपने ये बात बहुत अच्छे ढंग से रखी, और हमारे बच्चे अगर कुछ अपनी बात साझा करना चाहें या वक्ताओं में कोई अपनी बात कुछ और शेयर करना चाहें। हाँ गौरव जी। सर, एक सूचना है हम सबके लिए, और एक पुस्तक के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं, और संयोग से उस पुस्तक के लेखक हमारे बीच में मौजूद हैं, राहुल राजेश सर। और राहुल राजेश सर की ये पुस्तक पिछले साल आई है 2021 में, और हम सभी हिंदी भाषियों को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। प्रलेख प्रकाशन से छपी है, आखिर कैसी हिंदी चाहते हैं हम। मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, और हिंदी का वाकई हम कैसे प्रयोग करें, और हिंदी को लेकर हमारे मन में किसी तरीके की झिझक ना पैदा हो, और किस माध्यम कैसे कैसे हम हिंदी को का प्रयोग कर सकते हैं, और कितना उपयोग कर सकते हैं, और किन माध्यमों से हिंदी अच्छे से बढ़ी है। ये पुस्तक अपने आप में मतलब मुकम्मल पुस्तक है जो हम सबको परिचित कराती है आखिर कैसी हिंदी चाहते हैं हम के माध्यम से। और मुझे लगता है कि ये पुस्तक हम सबको पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक जो है, और एक अच्छा खासा ज्ञानवर्धन भी करेगी हमारा, और ये पुस्तक हमारा मार्गदर्शन भी करेगी। ये पुस्तक सब जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी उपलब्ध है। तो इसे मंगाया जा सकता है, और मंगाकर इस पुस्तक को जो है वो देखा और पढ़ा जा सकता है, और ये हम सभी के लिए फायदेमंद साबित होगी, हमारे लिए भी और हमारी हिंदी भाषा और साहित्य के लिए भी। ये बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव। बहुत अच्छा है। बच्चे अगर हमारे कुछ कहना चाहें। तो अगर किसी की तरफ से कुछ और नहीं है तो मैं इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राहुल जी, गौरव जी, अमिताभ जी, मधुमंगल चतुर्वेदी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और हमारे बच्चे इतने आप लोगों से लाभान्वित हुए, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। सुमंता, आप जुड़े हैं अभी ना?
हाँ हाँ, जुड़ा हुआ हूँ मैं तिवारी जी। हाँ, तो मैं मैं चाहूंगा आप कि आप चूंकि जुड़े हैं तो आप अपनी भी कुछ दो शब्द साझा करते हुए सबको धन्यवाद भी ज्ञापित कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो इसके कारण हाँ, से बीच में। मेरे ख्याल से धन्यवाद प्रस्ताव आप ही देंगे, लेकिन मैं दो तीन चीजें बोलना चाह रहा था। एक तो जी पहली चीज ये कि जब मैंने अमिताभ सर को सुना तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि काफी सरलता से उन्होंने जो है ये चीजें बताई कि हाउ लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड दूसरी चीज जो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छी लगी कि ये जब जैसे जो ट्रांसलेशन की बात हुई थी और साथ में जो बात कही गई कि जिस तरीके से हम हिंदी बोलते हैं और जिस तरीके से हम हिंदी लिखते हैं या स्पेलिंग्स को याद करने वाली बात, और साथ में जो बदलाव आए हैं या जो अभी बेसिकली डाइग्रेशन कह सकते हैं आप या क्या कहें, मेरे ख्याल से आई डू नॉट नो द राइट वर्ड, लेकिन वो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे चंद्र बिंदु और सिर्फ बिंदु का उपयोग से लेके जो बोलने का तरीका बताया, या जैसे डबल नेगेशन वाली बात भी बोली कि अगर एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज करता है तो कोई भी कुछ नहीं कहता। और सिमिलरली हिंदी जब हम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भी हिंदी प्रांत से हैं, हम सारे लोग हिंदी स्टेट्स को बिलोंग करते हैं और हिंदी स्टेट्स में हमने जिस तरीके से भी भाषा को सीखा, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में थोड़ी हिंदी में डिफरेंस है कुछ वर्ड्स को लेके या कुछ और चीजों को लेके। सिमिलरली बिहार में भी लोग अलग तरीके से बोलते हैं, राजस्थान में अलग तरीके से बोलते हैं, मध्य प्रदेश में उस तरीके से नहीं बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हम नेटिव हिंदी स्पीकर्स हैं तो हमें शायद कोई क्वेश्चन नहीं करता। द सेम गोस फॉर इंग्लिश एज वेल। जब वो डबल नेगेशन यूज करते हैं तो देयर लैंग्वेज इज मोर रिफाइंड, बट इफ वी यूज डबल नेगेशन देन आवर एक्सप्रेशन और पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज समथिंग विच इज वेरी क्वेश्चनेबल, है ना। तो ये सारी चीजों को जो अमिताभ जी ने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ में जब मधु सर ने अपना एक्सप्रेशन दिया रिलेटेड टू कि इट विल बी अ टॉर्चरस थिंग, इसीलिए आदमी लिख जरूर सकता है लेकिन उसको बोलने के पहले 10 बार सोचे। तो ये सारी चीजें काफी और भी चीजों को या और चीजों की तरफ इंगित करता है कि हमें एक भाषा को किस तरीके से लेना चाहिए। और मैं राहुल जी के इस बात से भी बिल्कुल सहमत हूं कि अम, जो हिंदी है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजिशन है। और हम में से सभी लोग अगर हिंदी को थोड़ा सा जिसको उन्होंने कहा कि सकारात्मक संक्रमण, मेरे ख्याल से इस चीज पे अगर हम जोर दें तो मेरे ख्याल से हम काफी अच्छा कर सकते हैं और अपनी भाषा को भी जो है विश्व स्तर पे, ऐसे तो विश्व स्तर पे वो तीसरी या चौथी लैंग्वेज है जैसे गौरव जी ने बताया, बिल्कुल सही है। मैंडरिन, मैंडरिन के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद स्पेनिश, स्पेनिश के बाद इंग्लिश आती है, सॉरी हिंदी आती है। तो लेकिन वो स्थान जो है और ऊपर जा सकता है, मैंडरिन के बाद ही मेरे ख्याल से हिंदी आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी उसके बोलने वाले लोग या उसमें जितने एक्सेंट्स हैं और उसको समझने वाले लोग से ज्यादा हिंदी प्रचलित हो सकती है, क्योंकि जो खड़ी भाषा या खड़ी बोली हिंदी है वो ज्यादा ऊपर उठ सकती है। और ऑब्वियसली एक बिजनेस प्रोपोजिशन तो है ही, और आगे चल के हम देखेंगे भी कि हर एक चीज हिंदी में हो पा रही होगी। और इसमें कहीं ना कहीं हमें एक रोल प्ले करने की जरूरत है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वी बिलोंग टू डिफरेंट मदर टंग्स, मतलब हो सकते हैं कि हमारे मदर टंग्स अलग हों फ्रॉम अ स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन क्योंकि हम सारे ही लोग हिंदी बोल पाते हैं या बोलते हैं तो हमें हिंदी को थोड़ा सा और जो है जिसे कहना चाहिए कि उसके पीछे थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए, और हिंदी को भारत की राष्ट्र भाषा भी बननी चाहिए। अभी आज राजभाषा के नाम पे ही हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन आगे चल के उसको राष्ट्रभाषा के नाम पर भी मनाया जा सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और ये बातें बिल्कुल सही भी हैं। और इसी तर्ज पे अगर और भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा सके और लोगों को थोड़ा सा और सेंसिटाइज किया जा सके तो मेरे ख्याल से हम अपने रीजनल लैंग्वेजेस के बायसेस से ऊपर उठ के कम से कम हिंदी के लिए, और हम में से बहुत सारे लोग जो हिंदी बोलते हैं वो खड़ी भाषा या खड़ी बोली का प्रयोग तो नहीं करते हैं अपने घरों में, वो एक दूसरा डायलेक्ट यूज कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी खड़ी जो बोली है या वो है उसको हम चाहते हैं कि एक राष्ट्रभाषा बने
हैं। तो इसमें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है हम सभी को। और मैं धन्यवाद दूंगा तिवारी जी का, जो कि हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और वो इतने वर्षों से जो है हिंदी के पीछे या हिंदी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिसमें से जो हमारा वो है जो आप 15 डेज के लिए मनाते हैं अराउंड सितंबर अक्टूबर में, तिवारी जी, हिंदी पखवाड़ा। हिंदी पखवाड़ा जो मनाते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इस साल भी आपने जो है उसको आयोजित किया, और इसी तरीके से और भी कार्यक्रम करते रहें। और मेरे ख्याल से हम अपने जीते जी भारत में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिला पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और ये जितनी जल्दी बन सके उतना ही अच्छा होगा। कि मेरी खुद की मदर टंग भी जो है हिंदी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक हिंदी बेल्ट में से मैं पैदा हुआ और पढ़ाई लिखाई की, और मुझे एक चीज लगता है कि डज नॉट मैटर विच एवर लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, लेकिन एक भाषा जो कि भारतीय भाषा हो, और खास करके हिंदी क्योंकि सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति हैं उसमें, तो उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं इसी के साथ जो है तिवारी जी को फिर से आमंत्रित करूंगा कि वो जो है वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। धन्यवाद सुमंता। इनफैक्ट हिंदी के बारे में जितनी भी हम गतिविधियां करते हैं उसमें हमारे विद्यार्थियों का बहुत बड़ी योगदान होता है। और शिवम कुमार हमारा जुड़ा हुआ है, जो हमारा हिंदी प्रकोष्ठ का सचिव है। इसने बहुत मेहनत की है हिंदी पखवाड़ा के आयोजन में, और जितनी भी कार्यक्रम करते हैं उसमें इसने पूरे अपनी टीम के साथ सबका सहयोग किया है और पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राहुल जी, गौरव जी, अमिताभ जी, मधु जी, सुमंता जी, शिवम कुमार और बाकी जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं, और आगे हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, और आपसे अनुरोध है कि आप हमें अपना सहयोग देते रहें। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर, थैंक यू।